जय गुरु जी सबको। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाली देश विदेश से जो संगत है सभी को मेरा नमस्ते। गुरु जी की शरण में हम लोग जब पहली बार गुरु जी गुड़गांव में आए तो हमारे पास मैसेज आया कि एक महान पुरुष यहाँ पे गुड़गांव में आ रहे हैं, तो हमें वहाँ इनवाइट किया गया तो जरूर आए। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ लेकर के और वहाँ गया गुरु जी के पास दर्शन के लिए। उन दिनों मैं बहुत बीमार रहता था, तबीयत मेरी खराब, बहुत तबीयत खराब रहती थी। मेरी ना पल्पिटेशन बहुत हो जाती थी, मुझे रात को भी सोते सोते भी अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाती थी 150 160। तो इलाज मेरा काफी चलता था, वो इस तरह की कंडीशन थी। तो मैं गुरु जी के तब दर्शन मैंने जब पहली बार किए, तो जब मैंने महाराज वहां हम जाकर के बैठे और महाराज जब वहां पे आए, तो आपको पता है हमारे गुरु जी तो बिल्कुल अलग है। तो मैं देखकर हैरान था कि ऐसे भी कैसे गुरु जी हैं ये। लेकिन जब महाराज आए और जब सिंहासन पर वो बैठे और महाराज ने अपनी जैसे पूरा जैसे नजरों से जब देखा पूरे पंडाल में चारों तरफ ऐसे, तो मुझे लगा जैसे महाराज की आंखों में से सर्च लाइट जैसे एक निकली है और पूरे पंडाल में फैल गई है। ऐसा मैंने कभी भी किसी तरह से नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का अनुभव वहां पे गई। एकदम से दिमाग में आया कि यार ये क्या है, इनकी आंखों में ये क्या है जो इस तरह से सर्च लाइट टाइप निकल रही है। तो जिनको जो मुझे लेके गए थे वहां पे, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये महाराज। तो मैं उनके बिल्कुल नजदीक गया, फिर जाकर के महाराज को देखा मैंने। आंखें उनकी ऐसी थी, वो देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, आंख रुक ही नहीं रही थी उनको, ऐसा जैसे डायमंड चमक रहे हैं, इस तरह से आंखें थी। मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा तो ऐसे मेरा लगा, तो मुझे लगा कि ये तो आदमी जो है ना यहाँ के नहीं है, और इस धरती के तो इस तरह से हमने कोई भी आदमी नहीं देखा है, कोई पुरुष नहीं देखा है। तो ये सिर्फ महापुरुष नहीं है, मेरे को तो उसी दिन लगा था कि मुझे तो जो गुरु चाहिए, जो भगवान चाहिए, वो मुझे ये इन्हीं में ही मिलेंगे। और उस दिन के बाद से बस मैं तो गुरु जी के चरणों में आ गया। इस तरह से मैं महाराज के साथ जुड़ा, और जब धीरे धीरे महाराज के साथ जुड़ते रहे तो धीरे धीरे पता लगा कि मेरी जो है सेहत भी ठीक होने लगी, पल्पिटेशन भी ठीक होने लगी। तो मंदिर फिर हम उस टाइम पे छोटा मंदिर जाते थे, एम्पायर स्टेट जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया तो मुझे अब तक याद है वो जो शब्द, जो अभी मैं सुनता हूँ तो मैं भाव भी और उड़ जाता हूँ, मुझे बहुत याद आता है वो शब्द और गुरु जी के उस टाइम। और वो जो, हालांकि मैं उससे पहले भी गुरुद्वारा जाता था, बंगला साहिब जाता था, लेकिन इतना शब्द को इतना मैं समझ नहीं पाता था कभी कभी, मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया या ऐसे कुछ। लेकिन वहां जब मैं फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट में गया और इन दोनों शब्दों को मैंने सुना, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा में ही उतर रहे हो शब्द, इस तरह से मुझे महसूस हो। बड़ा ही बहुत, मतलब आज तक मुझे याद है वो, भूल नहीं सकता मैं वो एक्सपीरियंस इस तरह से। तो धीरे धीरे जाने लगे, फिर और ज्यादा बढ़ने लगे, मन लग गया गुरु जी के दरबार में, जाते रहे। ऐसा कुछ खास काफी दिनों तक फिर कुछ नहीं एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे एक बार हम जैसे हमारा मंथली गुड़गांव में सत्संग होता था, तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ हम जाते थे वहां पे। तो सत्संग से हम आए और जैसे एज यूजुअल जो लेडीज घर में जैसे काम करते हैं, तो सब्जी वब्जी काट रहे थे, तो देखा कि बिटिया गाजर काट रही थी, एकदम से उसने देखा पापा गाजर में ओम बन गया। नहीं नहीं, ये तो साथ में एक ओंकार भी है। तो हमने देखा, तो आज तक मेरे पास वो फोटो है रखी हुई, जिसमें गाजर जो जिसके अंदर ओम बना हुआ है और एक ओंकार बना हुआ है। तो महाराज ने एक किस्म से हमारे दर्शन में हमारे को दर्शन दिए। फिर मेरी जो आसपास की जो संगत थी, जिनके साथ में जाता था मंदिर, हमने उनको सबको रात को बुलाया और महाराज का प्रसाद उसका बना करके हमने सबको खिलाया। अभी भी वो मेरे पास फोटो है। इस तरह से पहली बार तो महाराज ने इस तरह से हमें एक किस्म से दर्शन दिए। धीरे धीरे फिर जब मेरे से महाराज ने फिर 2007 में चोला छोड़ दिया, तो बड़ा एक बार तो एकदम से लगा था कि जैसे अनाथ ही हो गए हो। लेकिन फिर बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ। बड़े मंदिर से जाते जाते एक दिन मुझे याद है थर्सडे का दिन था, और जब हम लंगर करके बाहर निकल रहे थे, तो उस टाइम तक भी
चाय प्रसाद था और जो चाय प्रसाद अंकल जो देते हैं, चौधरी अंकल, वो एक चाय प्रसाद दे रहे थे। कहते हैं अच्छा किसी को चाय प्रसाद चाहिए, किसी को चाय। तो हम उस टाइम भी ये था गुरु जी का जो प्रसाद के लिए ना हम बड़ा एक से भागते थे कि मुझे ही मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे रहता था, एक लालसा रहती थी कि जो गुरु जी का प्रसाद बस खा जाए, मिल जाए, ऐसे रहता था। लेकिन मेरे से आगे 3 4 5 और लोग थे। मैंने सोचा कि इससे तो मेरे से तो आगे बहुत सारे लोग हैं, इनमें से किसी को मिल जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे मिलना चाहिए। तो जैसे वो अंकल सबसे बोल रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं लिया और वो चाय प्रसाद मुझे मिला। और चाय प्रसाद मुझे मिला तो जैसे ही वो चाय प्रसाद खत्म किया तो नीचे जैसे पत्ती थी ना, उसमें बहुत सुंदर एक ओम बना हुआ। मंदिर बैठे हुए हम, हमने सबने बहुत एंजॉय किया, सबको दिखाया मैंने वहां पे, चौधरी अंकल को भी बुलाया, सबको। ऐसे करके हम आ गए महाराज के। मैं चलो आज तो ब्लेसिंग मिल गई महाराज की। उसी रात क्या हुआ, जैसे मैं सोते सोते महसूस हुआ कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें कुछ सेंसेशन है, जैसे कि सो जाता ना वैसे उस तरह की कुछ सेंसेशन है। तो लेकिन फिर थोड़ा सा मैं जब थोड़ा होश में थोड़ा थोड़ा संभाला तो देखा कि ये उस तरह की सेंसेशन नहीं थी जो सोने वाली, हाथ या पांव जैसे सुन्न हो जाते हैं सोने वाली। ये अलग है कुछ। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि जैसे मेरे चेस्ट के बीचों बीच हार्ट से लेकर के कुछ फ्लो हो रहा है पूरा लेफ्ट हैंड में। और मेरी जो जो लिटिल फिंगर और ये दूसरी इन दोनों के फिंगर के बीच में वहां पेन हो रहा है। और यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ सक करो और यहाँ पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। ये तो कुछ अजीब ही सेंसेशन है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना ही था और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है ये ड्रीम था या सच्चाई थी, मुझे ये आज तक भी नहीं पता लगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो ये मेरे उंगली हाथ में, मेरे हथेली में तब भी दर्द था और पूरा दिन मेरे हाथ में दर्द रहा। और उसके बाद धीरे धीरे जो मैं पहले की 20 50 स्टेप चलता था तो मेरे को पैल्पिटेशन हो जाती थी, वो मेरा रिकवरी होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे फिर मैं जब वॉकअप नहीं करता था तो मेरे जो साथ के दोस्त थे वो कहते हैं कि आप चलते नहीं, आप उड़ते हो। जो मैं कुछ दिन पहले चलने में भी मैं अपनी छोटी वाली बेटी का हाथ पकड़ के चलता था, मुझे इतना डर लगता था चलने में कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन उसके ऑपरेशन के बाद ऐसा महाराज ने मेरा ऑपरेशन, मैं उसको कहता महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी, ऑपरेशन करा मेरा हार्ट का। उसके बाद मैं इतना तेज चलता था कि सब मुझसे कहते कि आप ऐसे कैसे हो गए अचानक से। ये महाराज की मेरे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो इस तरह से मेरी सेहत ठीक करी महाराज ने। सभी कुछ मेरे महाराज की कृपा से बहुत कुछ महाराज ने दिया है मेरे को। फिर गुरु जी कई बार क्या होता है, चोला छोड़ने के बाद मन थोड़ा सा रहता था कि देखो है है नहीं है कि ऐसे, इस तरह लोग बहुत सारे बल्कि अलग भी हो गए थे। लेकिन महाराज ने बार बार अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। मैं उसके बारे में एक दो आपको सुनाना चाहता हूँ प्रसंग। एक बार मेरी बेटी के प्री बोर्ड के एग्जाम थे। तो उसमें क्या हुआ, उसने एक बुक बनाई हुई थी अपनी। तो उसका ही एग्जाम था जो बड़ी अच्छी, बहुत उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, बहुत आर्टिस्टिक उसने बनाया हुआ था उसको। तो वो जिस दिन एग्जाम था उसने अपनी लेके जानी थी तो उसने देखा कि वो घर में मिली नहीं। सब ढूंढा, हम सब फैमिली ने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो वो रो रही थी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद रो रही थी तो रोते रोते फिर वो स्कूल चली गई। तो लेकिन जब वो स्कूल से है तो बहुत ही खुश। वो कहती देखो महाराज ने आज मेरे साथ क्या किया, आज तो महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है। मैंने उसमें कहा बताओ क्या हुआ है। और कहा था बस सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स को हाथ में लेकर के और लाइन से टीचर के सामने ऐसे खड़े हुए थे, जिसका नंबर आ रहा था ना सब दिखा रहे थे। और ये खाली हाथ उसके टीचर के सामने जाके खड़ी हो गई, क्योंकि इसके हाथ में तो कुछ नहीं था। अब टीचर जो पहले कुछ लिख रही थी एकदम से ऊपर सर उठा करके इसको देखती है, निधि बेटा आप क्यों खड़े हो, आपने तो बुक दिखा दी अपनी, आप जाइए अपनी सीट के ऊपर। इसके तो हाथ में कुछ भी नहीं था, किसने दिखाया ये महाराज की ही ब्लेसिंग्स है जो इस तरह से, जो हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह से बिटिया का मेरा साथ दिया महाराज ने। उनकी बुक टीचर को अपने आप जाकर के दिखाई, निधि के रूप में दिखाई, ये हमें नहीं पता, लेकिन महाराज ने ऐसा किया और ये बेटिया जाकर के अपनी सीट पर बैठ गई। और जो भी उसको याद था, जो असाइनमेंट थी, वो रो रही थी इसलिए सब कुछ याद था नहीं, कुछ भी दिमाग में भूल चुकी थी सब कुछ ये। तो सभी टीचर उठती है अपनी सीट से और वो प्रैक्टिकल नोटबुक जो थी
इसके पास ला करके कहती है, निधि बेटा इसमें से लिख लो जो आपको लिखना है। महाराज ने इस तरह से इसका एग्जाम उस दिन वो प्री बोर्ड का कराया और ये बहुत खुश होकर के घर पे आई। तो महाराज मतलब हर हर फील्ड में, हर चीज में, हर वक्त मदद करते हैं। आप एक बार सिर्फ याद करने की जरूरत है, बहुत बार में तो याद भी नहीं करने की जरूरत होती है उनको, इस तरह से आ जाते हैं महाराज एकदम से, कभी दिमाग में नहीं भी होता, लेकिन उनको तो पता है कि आप मेरा संगत, मेरा बच्चा जो है ना वो उदास है, कुछ उसको जरूरत है, वो ऐसे खड़े होते हैं साथ में। हम उनका विजिबल एक हैंड है, अनविजिबल एक हैंड है जो बिल्कुल हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी प्रकार एक बार जब गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद गुड़गांव में सत्संग हुआ, फर्स्ट जो सत्संग, उसके बाद फिर एनुअल सत्संग होने शुरू हो गए। तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे सत्संग होना है और उसके लिए सेवा देनी है। तो हम भी चले गए, शायद महाराज हम पे कुछ कृपा करें और कुछ सेवा हमें भी मिल जाए। तो फिर हमें कार्ड प्रिंटिंग की और बैनर्स बनाने की सेवा मुझे दी गई। तो कार्ड्स के लिए बोला गया था कि मैरून कलर पे और गोल्डन कलर, मैरून कलर कार्ड पे गोल्डन कलर की प्रिंट होनी है। चलो जी, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था इसका, तो मैं बड़ा खुश हुआ, महाराज ने मुझे वही चीज सेवा दी जो मुझे, जिस चीज का मुझे ज्ञान है। अल्टीमेटली मैं जब मार्केट में गया तो मैरून कार्ड ढूंढने के लिए, तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, कोई अच्छे मैरून कलर नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारी दुकानें सर्च करी, या कुछ पे प्रिंट होता था, प्लेन चाहिए था, उस तरह से कुछ ना कुछ वजह थी जो कि नहीं हो पा रहा था। मैंने फिर अंकल से पूछा, अंकल मैरून तो अच्छा सुंदर नहीं कलर मिल रहा है, वाइट पे कर देता हूँ मैं। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो मैं अपने जहाँ से मैं प्रिंट कराता था वहां से कार्ड लेने के लिए जैसे मैं निकला हूँ, लेकिन मन में मेरे था कि नहीं यार, हमारे गुरुजी इतने कलरफुल हैं और व्हाइट कलर का कार्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कलरफुल होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं, महाराज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। अचानक फिर मुझे लगता है शायद मेरी अरदास भगवान गुरु जी ने सुनी होगी और अपने फिर उन्होंने मुझे अपने उसमें ले लिया। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ आइडिया दिया कि अगर मैरून नहीं तो कोई और भी कार्ड आप कर सकते हैं। तो आइडिया है कि मैं वहां से कुछ हैंडमेड शीट खरीद सकता हूँ। बस वहां से मैं उधर जिस दुकान पे जाना था वहां नहीं गया, करके रास्ते में टर्न लिया और मैं वहां पे जाकर के पहुंच गया। तो वहां देखा तो बहुत सुंदर कलर के कार्ड्स थे उसके अंदर, वहां पे हैंडमेड शीट्स थी, लेकिन मैरून कलर वहां पे नहीं था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मैरून नहीं है तो कम से कम व्हाइट भी नहीं है। मैंने कुछ कलर एक सिलेक्ट किया, मैंने इसकी इतनी 100 शीट्स दे दो। कहता है 100 शीट्स तो हम भी नहीं लेके आते भैया जी, आप कहाँ से 100 शीट्स मांग रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं, मैं 2-3 कलर मिक्स करके मैं 100 शीट्स पूरी कर दूं। मैं उससे ऐसे मांग रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने शीट्स ना दे करके मुझे एक एड्रेस दिया। कैसा है, आप ये छोड़िए, आप ना हम आपको एक एड्रेस देते हैं, आप इस एड्रेस पे जाइए, आपको वहां से मिलेगी सीट, यहाँ से नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया दरियागंज का, दरियागंज का एड्रेस दिया। मैं वहां से दरियागंज पहुंचा, तो जैसे ही मैं उस दरियागंज वाले शोरूम में उनके यहाँ पहुंचता हूँ, उसके काउंटर के ऊपर 3-4 लोग बैठे हुए हैं। मुझे एकदम से देखते हुए बोलते हैं, आप आज फिर, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला अभी तक, मैं सिर्फ जाके पहुंचा हूं और मेरे को देखते एकदम से बोलते हैं, आप आज फिर आ गए हमारा दिमाग खराब करने के लिए। मैंने कहा क्या हो गया, मैं तो आज फर्स्ट टाइम अभी नहीं, अभी तो मुझे एड्रेस मिला है, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, आपको कार्ड चाहिए ना मैरून कलर का, आप कल भी आए थे और हमसे लड़के गए थे और आप हमें हमें कुछ नहीं पता इस चीज का, आप कल आए थे यहाँ पे और हमसे लड़के गए थे। मैं कहा आपका मैरून कार्ड है? कहता जी हाँ है, मैंने आपको कल दिखाया था। मैं कहा दिखा तो दे यार मुझे, अब तो दिखा दे तू। तो मैंने देखा तो उसका कार्ड मुझे पसंद आ गया, मैंने एकदम से पैसे दिए। मैंने उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि तब तक मैं जान चुका था कि महाराज क्या कर सकते हैं। मैंने उससे पैसे उससे दिए, उसको पैसे, और जय गुरु जी करके अपने सर पे उठाया और मैं चला आया। तो ये महाराज, मैं महाराज की बड़ी कृपा है, जो चीज का मुझे कुछ नहीं पता अपने आप महाराज ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से वो चीज मिलनी है। ये महाराज के हाथ में ही है, वही कर सकते हैं ये सब चीज। इस प्रकार महाराज बार बार कुछ ना कुछ सत्संग हमारे साथ करते रहते हैं। एक हेल्थ का मैं एक और सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरे तो मुंह में बहुत
माउथ अल्सर बहुत हो जाता था मुझे, बहुत छाले पड़ते थे। एक बार क्या हुआ, मेरी पूरी जो एक लेफ्ट साइड की जो आधी से ज़्यादा जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर बहुत सारे जैसे अल्सर हो गया, बहुत बड़ा साइज़ का। आधी उसने जीभ कवर कर ली मेरी। तो मैं जब अपने जो डिस्पेंसरी में गया, तो डॉक्टर तो एकदम से देखते ही कहती है कि ये क्या करके लाए हो? आप अभी बायोप्सी कराइए, मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। उसका तो क्लियर कट डायरेक्शन था कि लग रहा था कि इसने तो क्या समझ के बैठ मेरा इलाज नहीं किया, मैं समझ गया ये क्या कहना चाहती है। खैर मैं क्या कर सकता था, मैंने फिर अपने एक और फ्रेंड को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप जल्दी से बायोप्सी कराइए, क्या करके लाए हो और आपका इलाज हम नहीं कर सकते। खैर हमने फिर तभी एक और दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी कहते इलाज लंबा चलेगा लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि बायोप्सी कराई जाए। तो लेकिन एक मन में तो डॉक्टर साहब ने वहम डाल दिया मेरे। उन्होंने ये बोला आपका इलाज बहुत लंबा चलेगा। मतलब उन्होंने एक किस्म से सभी डॉक्टर ने मुझे लंबा इलाज करके ना डरा दिया सब कुछ, ऐसे करके। लेकिन उसके बाद फिर मैं एम्स में गया, एम्स में ईएनटी को दिखाया। उसने ईएनटी को दिखाया तो बोलते हैं कि अभी तो बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आपको 15 दिन तक देखते हैं दवाई दे करके और फिर देखते हैं क्या करते हैं। 15 दिन हो गए जी, दवाई दी, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही बस था, जैसे-जैसे टाइम जा रहा था, तो मेरी तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही थी कि ये तो लगता है आज तो हो ही जाएगा तो बस ये। ऐसे करते-करते और उसने फिर एक 15 दिन का टाइम दे दिया मुझे, वही कंटिन्यू रखने के लिए मेडिसिन को। लेकिन फिर तो मेरी बेचैनी ज़्यादा बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ, फिर उस दिन थर्सडे का ही दिन था। हमारे एक दोस्त हैं यश अंकल, तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास। कहते हैं सैनी अंकल मंदिर जाना है और हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। तो उन दिनों हम उन्हीं के साथ जाते थे, मेरे पास स्कूटर था, गाड़ी नहीं थी, तो मैं उन्हीं के साथ गाड़ी में उन्हीं के साथ जाता था ज़्यादातर बड़े मंदिर। तो मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊँगा आज। नहीं, आप ऐसे कैसे कहते हो? वो आपको जाना पड़ेगा बड़े मंदिर में, आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। और वो आ गए नीचे घर पे लेने के लिए, नीचे से फ़ोन कर देंगे जल्दी आओ हम नीचे वेट कर रहे हैं। तो मैं फिर चला गया, तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी चला गया। तो उनको कहते क्या हुआ है आपको? मैंने कहा यार ऐसे जीभ में ना एक तो मेरे को दिक्कत हो रखी है और मुझे बहुत पेन होती है इसमें, ना कुछ खा पी सकता हूँ और डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। तो मैंने दिखाया तो वो भी दोनों हैरान, ये क्या करके बैठा है तू जीभ में? मैं जी मुझे क्या पता क्या हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, ये अचानक ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। खैर जी उस दिन हम गए थर्सडे को, तो समाधि पे मैं बैठा तो मैं बहुत रोने लग गया। मैं बिल्कुल टूट चुका था, ये ठीक बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। मैं महाराज से मैंने कहा महाराज अब मेरे बस की बात नहीं है, सहन मुझसे नहीं होता ये, मुझसे सहन नहीं होता, अब आप देखो ये। मैं इतना कह करके मैं आ गया। तो आया फिर लंगर किया। और मजे की बात ये होती थी कि मैं मंदिर में चाय प्रसाद लेता था, लंगर करता था, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं आराम से खाता था, कोई पेन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो लंगर किया, लंगर करके बाहर आया तो इस बीच मुझे पता लगा था कि अब ना इसको टंग वाला मामला है, तो आप ना ईएनटी की बजाय डेंटिस्ट को भी दिखाओ, किसी ने मुझे सलाह दी थी। तो मैं जब मंदिर के नीचे हॉल में उन दिनों लंगर होता था, जैसे ही उस मंदिर उसे मैं हॉल से बाहर निकल के जो वॉश बेसिन से हाथ धो रहा था, तभी डॉक्टर है अपने संगत के डॉक्टर गुरप्रीत जी, वो मुझे नजर आए उस दिन। जबकि वो फ्राइडे को आते थे, उनका दिन फ्राइडे को होता था और वो दिन थर्सडे को आए हुए थे वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज आप कैसे आए हो? कहता नहीं पता नहीं, बस ऐसे ही मुझे कुछ आना था, कुछ काम निकल गया मंदिर का तो मैं आ गया। मैं कहा निकल गया तो मुझे गाइड करो, मुझे आज ऐसे बात है। और मैंने अपनी सारी कहानी उनको बताई। मोबाइल से थोड़ा सा करके देखा उन्होंने मेरा जीप को, तो एकदम से वो भी कहते हैं कि देखो साइंस साहब ये तो मामला तो बहुत इमरजेंसी है आपका, बहुत रिस्की स्टेज के ऊपर है ये बहुत खतरनाक होती है और कभी भी कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही उन्होंने भी बोला, आप कल सुबह फिर से एम्स जाओ और डेंटल डिपार्टमेंट में दिखाइए आप इसको, और वहां से आप जाकर के वहीं से मुझे फिर से फोन करना कि उन्होंने क्या दवाइयां दी, आप मुझे उसी टाइम पे बताना वहां पे, फिर मैं आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही मैं फिर गया डेंटल में, तो वहां पे उन्होंने
पहले जूनियर डॉक्टर ने देखा, उन्होंने फिर आगे सीनियर को भेज दिया। उन्होंने फिर ये कहा अभी फिर से हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आपको, कुछ मेडिसिन जो पहले दी थी उन्होंने चेंज कर दी अपने हिसाब से। खैर जी, अब मैं आकर के बाहर मैंने फिर डॉक्टर साहब को फोन किया, गुरप्रीत जी को। उन्होंने अपने क्लिनिक पे मुझे बुलाया और सब फिर से दिन में देखा अपने रूम में सब कुछ। तो उन्होंने फिर से थोड़ा सा मेरा दांतों में थोड़ा सा ग्राइंडिंग वगैरह किया और उन्होंने अपना फिर सारा वो कुछ एम्स से जो दवाइयां थी वो और कुछ उनकी उन्होंने अपनी ऐड की, वो दवाइयां मुझे दी। और 2 घंटे में कहता ऑफिस से लो छुट्टी, दिन भर में केवल यही काम करना है आपने, हर 2 घंटे बाद ये रिपीट करनी है दवाई। और मुझे फिर तब जा करके मुझे लगा कि 1 हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा लगा, पहले तो लगा कि अब बढ़ना बंद हो गया है, फिर घटना शुरू हुआ है। ऐसे करते करते तब जाकर वो मुझे लगता है 1.5-2 महीने में जाकर के मेरा वो मुंह ना वो जीभ जो वो ठीक हुई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर गुरप्रीत से मैं जब भी अब मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, आप बच गए। एक किस्म से महाराज ने आपको एक सेकंड लाइफ दी है। कहता है मेरी टेबल के ऊपर कितने ही लोग ये एक इस तरह की बीमारी वाले आए हैं, और जब उनको ये पता लगा कि ये कैसे आपको हो गया है, उसी टाइम भी कोलैप्स हो गए हैं। मैं महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, महाराज के बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बख्शी, मुझे इस इतनी बड़ी बीमारी से बचाया। एक बार हार्ट का ऑपरेशन किया, महाराज के बिना कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। महाराज के एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज के दर्शन करने के लिए कोई उनकी आज्ञा के बिना भी नहीं जा सकता। ये मैंने एक्सपीरियंस मैंने खुद किया हुआ है। मैं इसके लिए आपको एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ। हम मंदिर में एक बार हमें सेवा मिली थी, तो हम सेवा कर रहे थे संडे की रोज। तो उस टाइम कुछ लोग मंदिर में आए। अब तो जैसे बहुत कम होता है, पहले तो मंदिर हमेशा खुला ही रहता था, कोई भी कभी भी आता था, कभी भी जाता था। तो कुछ दोपहर के बाद की बात है, तो कुछ लोग आए, मैं भी भाई था, तो मुझसे पूछते कि मंदिर कब बना था। मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया तो था नहीं, तो मैंने मतलब जैसे सुना था संगत से 99 के आसपास, 2099 के आसपास ये से मंदिर बना था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको गलत जानकारी है, आप किसी जो बहुत पुराने सेवादार हैं, संगत है, उनसे पता करिए। वहां पे जो भी थे, तो मैंने एक दो से पूछा, उन्होंने भी यही आइडिया था कि एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, हमें भी, क्योंकि इतने पुराने नहीं थे उस टाइम पे। तो 99 2000 किसी ने 98 बताया ऐसे ही। तो हमने कहा आप इतना क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है। कहते जी कमाल की बात यह है, मैं इस एरिया का फ्लड कंट्रोल का एसडीओ हूं, जिस मंदिर इस एरिया में आपका मंदिर है। उसने बहुत बड़ा एरिया उसने बताया, और मैं आपके इस मंदिर के यहाँ से मैं दिन में 1-2 दिन में ऐसे निकलता रहता हूँ यहाँ से, और पिछले 10 सालों से, लेकिन मुझे आज तक ये शिवलिंग नजर नहीं आया। वो कहते मैं तो इसको एक फार्म हाउस समझता था, ये मैंने आज ये शिवलिंग देखा, आज मुझे पता लगा कि ये मंदिर है, जबकि मैं इस एरिया से, इस गली के सामने से पिछले 10 सालों से गुजरता रहता हूँ। तो हम वही कहते हैं, देखो ये महाराज की कृपा है जो हम सबको बुलाते रहते हैं। अब जिसका समय अभी नहीं आया, वो उस मंदिर में उसके पास होकर के, पास से गुजर के भी अंदर नहीं जा सकता, वो ये पता नहीं लग सकता कि ये मंदिर है। ये हमने अपनी उन बंदों से मैंने खुद की बात हो रखी है। इस तरह से महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। महाराज के ड्रीम भी बहुत आते हैं, कई बार ड्रीम में महाराज हमें ब्लेस करते हैं। ऐसे ही एक बार हम सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते ना गौरव अंकल जो है मुझे के भतीजे जी, वो आ गए। तो हम उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि कहाँ सेवा करते हो, तो हमने बताया कि किचन में सेवा करते हैं। कुछ बातचीत कर बड़ा अच्छा लगा, महाराज की सेवा मिली डुगरी की, वो भी। तो हम बहुत खुश थे, जाकर के मैं अपनी फिर सेवा करने लग गया। सेवा करते करते मुझे एकदम से, पहले मैं बिल्कुल कुछ भी याद नहीं था, जब मैं वापस अपनी सेवा करने लगा, फिर एकदम से मुझे याद आया कि ये तो आज सुबह मुझे ड्रीम आया था, और महाराज ने मुझे
आवाज आई थी महाराज की, मुझे आवाज आई थी सवेरे ही, उसी दिन की बात है ये, सुबह की मुझे याद है कि महाराज ने कहा मुझे, जब तू बीमार सी तब ते तू डुगरी आंदा सी, और हुण तू डुगरी नहीं आंदा। मुझे जब मैं उन्होंने मेरी सेवा लगा दी, उसके बाद मुझे याद आया कि ये तो महाराज का सवेरे मुझे ड्रीम था। तो महाराज अपने आप ही, मतलब हम भूल जाते हैं डुगरी जाने। पहले मैं काफी डुगरी जाता था, लेकिन बीच में जैसे जब हमारे पास व्हीकल नहीं था तब हम बस में जाते थे, तो व्हीकल हो गया तो जब जैसे मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाता था कि जिसके पास व्हीकल है आप अपने व्हीकल से जाएं, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से नहीं जा पाए थे। महाराज ने ऐसा मुझे बताया, आज्ञा हुई कि डुगरी जाने के लिए। फिर अब हम हर साल अपनी फैमिली के साथ महाराज के फिर से डुगरी जाते हैं। तो ये एक महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऐसे ही मेरी छोटी बेटी के साथ, ऐसे बड़ी बेटी को भी महाराज ने शादी के समय पे जब मैं अपना बजट देख रहा था तो बार बार अपनी जो पहुंच से बाहर हो रहा था, लेकिन महाराज ने इतनी अच्छी से शादी कराई। और वो जब शादी के टाइम के ऊपर भी ना बहुत सारे जो लड़के वाले के घर तरफ से आया कहते आज ये गुलाब की इतनी नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतनी सारी खुशबू कहाँ से आ रही है स्टेज के ऊपर, और महाराज की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस, तो बहुत ज्यादा सबके सब हैरान थे कि ये कहाँ से आ रही है। तो हमें तो पता था कि महाराज ब्लेस करने के लिए बेटिया को आए हुए हैं। तो महाराज हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं। महाराज का बहुत ही बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद हम हमेशा करते रहते हैं सांस सांस के साथ। और मैं एक और, महाराज जो है ना, जो बिल्कुल भी जो जिसको हम कह नहीं सकते कि कैसे घटना हो सकती है, उसको भी महाराज कर देते हैं। मैं एक और सत्संग आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरी मिसेज को ना क्या हुआ था कि बहुत पेन होता था, तो उसको चेक कराया तो उसका स्टोन निकला। तो सभी डॉक्टर्स जैसे बोलते थे सर्जरी कराओ सर्जरी कराओ, तो हमने सोचा कि अभी तो ट्राई करते हैं ऐसी दवाइयां वगैरह लेकर के। तो वो दवाइयां ले रहे थे तो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो काफी बड़ा स्टोन होता है। ऐसे ही एक दिन फिर हम ड्रीम आता है मुझे महाराज का, तो हम सेवा कर रहे हैं मंदिर में। महाराज की आवाज आती है, कहते हैं कि अंकल जो कंकड़ा पत्थरा जड़ी पड़ी है ने इन्हों चुक के बाहर सुट दे। और मैंने फिर वो सारी जितनी बहुत कांटेदार सी वहां पे मंदिर में कंकड़े थी, तो उनको उठा करके और बाहर फेंक दिया। तो उसके बाद लेकिन मैं मिसेज की जो देसी टाइप जो दवाइयां हैं उस चलते रहे, और धीरे धीरे फिर वो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के वो मिसेज की वो जो ना पथरी खत्म हो गई। ऐसे ही वो करते करते 3-4 साल जैसे अब हो गए, तो दर्द होना बंद हो गया। तो एक दिन मिसेज मंदिर में बैठी हुई थी इनकी दोस्त, एक दो दोस्त के साथ, तो उनसे वो पूछती है कि आपकी पथरी का क्या हुआ। अरे महाराज ने मेरी पथरी ठीक कर दी, अब मुझे दर्द नहीं होता। तो कहता नहीं, लेकिन आपको क्या पता कि ये ठीक हुई कि नहीं हुई, आपने उसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड कराया, कोई टेस्ट कराया, सीटी स्कैन कराया। तो कहता नहीं नहीं वो तो नहीं कराया, मैं तो नहीं कराती, जब मुझे पेन ही नहीं होता मुझे जरूरत क्या कराने की, महाराज ने मेरी जब ठीक कर दिया, मुझे कितना टाइम हो गया है। खैर वहां से इतनी बात हुई, और सेम नाइट को उसको फिर से पेन शुरू हो गया। तो पेन शुरू हो गया तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता था, तो रात को ही फिर इसको लेके गया इमरजेंसी में और इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो चलो जी, तो फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया, चलो अभी अब कल जाएंगे और अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड जब करा के आए तो डॉक्टर के पास पहुंचे, तो काफी देर उसको अल्ट्रासाउंड किया, उसने चेक करी कभी इधर से कभी इधर से, और बड़ी परेशान हो। फिर इससे पूछती है आप किस लिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हो। कहता है मुझे 12 mm का स्टोन है। कहते हैं इसमें तो 1 mm का भी स्टोन नहीं, आप 12 mm का स्टोन बुला रहे हो। बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। कहता है मेरे को रात को इतना तेज पेन हुआ है। तो कहते हैं देखो जी, स्टोन की वजह से ये पेन बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई थोड़ा बहुत कोई इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन भी इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आपका कल रात को ही जो हुआ है वो हुआ है, किस वजह से हुआ कुछ नहीं बता सकते हम, लेकिन ना तो इसमें कोई स्टोन है और ना ही यहाँ पर आपको कोई इन्फेक्शन है।
महाराज ने इस तरह से इसकी स्टोन को, जैसे अब इनको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, अब क्या करें, ये तो महाराज को ही जानते हैं किस कैसे वो ठीक करते हैं। उनकी तो बस साइंस अलग है। तो कई बार बोलते थे कि हमने डॉक्टरी फेल कर दी, साइंस फेल कर दी, मेरी साइंस वहां शुरू होती है जहां से ये साइंस खत्म होती है। उनका तो अपने तरीके थे सबके ब्लेस करने के। ऐसे ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ को शादी के 14 साल हो गए थे, सब तरह के वो इलाज करा चुके थे, तो सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था उसको, अब कोई होप नहीं है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ जब भी मंदिर जाती थी तो भगवान से प्रार्थना कर, गुरु जी से प्रार्थना करती थी, गुरु जी बच्चे को कोई भी कुछ भी दो, एक बच्चा दो बेटी के लिए मांगती थी। तो ऐसे ही फिर एक दिन एक रात को ड्रीम में आए और महाराज आकर के और मदर इन लॉ को बोलते हैं ड्रीम में, ले झोली कर। झोली करी उन्होंने, तो उनकी झोली में उन्होंने एक बच्चा जैसे उन्होंने डाल दिया उसकी जेब में। पहले मंगदी रहती है सर, जब देखो मंगदी रहती है, मंगदी रहती है, ऐसे करके बोला उन्होंने। एक बार और फिर ऐसे ही डाला। उसी महीने उन्होंने सिस्टर इन लॉ ने कंसीव किया। तो इन्होंने मिसेज ने मुझे बताया कि एक खुशखबरी है, जैसे ऐसे है, निर्मल नाम है उनका, निर्मल के यहाँ से। मैंने एकदम से पूछा कि कोई कहाँ से इलाज कराया? वो कहते नहीं नहीं, कोई इलाज नहीं कराया, बिना किसी इलाज के बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से महाराज ने उनको फिर 9 महीने बाद बेटा दिया आज। और वो लड़का है इतना एक्टिव है, महाराज की मतलब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर, और गुरु जी को बहुत मानता है। गुरु जी की वहां पर मंत्र जाप वगैरह सब सब करता है बिल्कुल वो। और उनको ब्लेस किया महाराज। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मम्मी की भी सर्जरी मेरी हुई, उनको भी स्टोन था गाल ब्लैडर का। तो महाराज ने वो भी एम्स है इस तरह से ऑपरेशन कराया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। उस दिन वही सर्जरी सक्सेस हुई मम्मी की, तो और कोई सक्सेस नहीं हुई थी। कोई उन्होंने नई टेक्नोलॉजी निकाली, पथरी को वहां से निकाल के, तो वो सर्जरी भी रिस्क होता था उसके अंदर थोड़ा कि कभी ना हो, सक्सेस भी हो सकती थी वो। लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं अब हेल्थ में वो तब से। हाँ, एक और मुझे याद आ गया एकदम, बहुत ही एक यूनिक सा है। एक बार मेरा ड्रीम आया महाराज का कि तुम लॉकेट लेके आओ, मेरा एक लॉकेट लॉकेट लेके आओ, गोल्ड गोल्ड का पेंडेंट पहनो। मेरे को ये महाराज का आदेश हुआ। मैंने अंकल को, हमारे अंकल है, मैंने उनको बोला, मैं महाराज ने ऐसे मुझे आवाज आई है महाराज की, गोल्ड का पेंडेंट पहनो। उन्होंने मुझे बनाया, एक पेंडेंट पहना, तो मैं उसको पहनता था और बहुत से ध्यान रखता था उसका। तो एक दिन में जब मैं नहा रहा था तो देखा, तो अचानक मेरी उसमें गले में महाराज का वो पेंडेंट गोल्ड वाला वो नहीं है। तो एकदम से मुझे बड़ा धक्का सा लगा एकदम से। तो मैं देखा, तो मैं वॉक वगैरह करके आया था, तो बीच में छोड़ करके मैं फिर से अपना उसी राउंड पे सब जगह पे मैं देख करके आया और सब कुछ मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने ऑफिस में भी अपना ढूंढा, शायद कल ही यहीं पे गिर गया हूँ, लेकिन वो लॉकेट मुझे नहीं मिला। मैं 3-4 दिन तक सब जगह जहां मैं सोचता था कि मैं वहां गया हूँ, लेकिन मुझे वो लॉकेट नहीं मिला। और ऐसे करते करते करीब 6-7 महीने हो गए। तो उसका मैंने किसी कोई और लॉकेट मैंने गले में डाला भी नहीं, नहीं डाला। तो फिर एक दिन ऐसे ही मंदिर में ही आंटी हैं, वो अपने बच्चे का सत्संग कर रही थी कि उनके बच्चे का जो है ना लॉकेट गुम हो गया। और लॉकेट बच्चे ने जिद कर ली कि नहीं, उन्होंने कोशिश की कि बच्चा दूसरा लॉकेट पहन लो, गुम हो गया तो। वो कहता नहीं, मैंने तो महाराज को बोला है कि मैं तो वही लॉकेट पहनूंगा अपना। तो अ, यार क्यों जिद कर रहा है, उनको काफी मनाया लेकिन वो नहीं माना। कहता है नहीं, मैं तो अपना वो वही लॉकेट पहनूंगा। तो ऐसे ही वो अपनी एक दिन रिक्शा में जा रहा था, तो उसने देखा कि रिक्शा की गद्दी के ऊपर एक लॉकेट लटक रहा है। तो वो उसने देखा, उसको हाथ में पकड़ करके देखा, तो ये उसी लड़के का ही लॉकेट था जो पहले गुम हो गया था। तो उसने, महाराज ने उसको वहां पे दिला दिया। तो सुना रही थी सत्संग, तो मेरे मन में अचानक से ये ख्याल आया, कह रहा वाह महाराज जी, आपने तो इनको लॉकेट दिला दिया, मेरे को तो नहीं दिलाया। तो देखो महाराज कितनी जल्दी सुनते हैं।
तो उसके मेरे ख्याल 1 वीक के बाद ही तो मेरे यहाँ कुछ थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मैं अपना यहीं पे घर पे निक्कर मैंने पहनी उस दिन, काफी दिनों के बाद, क्योंकि बीच में सर्दी थी, ये कि लॉकेट गुम हुआ था नवंबर दिसंबर में, तो वही काम शुरू हुआ था मई जून के अंदर। तो मैंने अपनी निक्कर निकाली, तो मैं कहा यार घर पे रहना है तो निक्कर पहनता हूँ मैं। और जैसे पहन करके मैंने जब जेब में हाथ डाला तो उस निक्कर में से मेरा लॉकेट निकला, जबकि गुम हुआ था सर्दी में। उन दिनों पहनता कोई भी नहीं, निक्कर नहीं पहनता है। और महाराज ने मेरा वो जब मैंने 1 वीक के अंदर ही मेरे को मेरा लॉकेट मेरी ही निक्कर में से निकला के दिया। ये महाराज की समझ में नहीं आया क्या माया है, महाराज ही जानते हैं। तो इस प्रकार से मैं जब से महाराज के पास आया हूँ, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मम्मी डैडी सभी के ऊपर महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। सभी भाई बहन हम महाराज से जुड़े हुए हैं। महाराज से भाई यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हम सब पर, परिवार पर, हमारे परिवार पर ब्लेसिंग महाराज की हमेशा बरसती रहती है। आप सब पे भी, सब संगत पे महाराज उसी तरह से ब्लेसिंग बरसाते रहें और हम सब महाराज के ब्लेसिंग से आनंद लेते रहें। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी।